The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya. I teach economics on this channel. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे, बीच में एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक पर थी, बट राइट नाउ आई एम बैक एंड यू विल बी गेटिंग मोर अमेजिंग कंटेंट लाइक यू वर गेटिंग बिफोर. We will be covering math, statistics, econometrics in the year, covering microeconomics, macro as well. यानी कि अभी तक चैनल पे केवल मैथ्स, स्टैट्स और इकोट्रिक्स मिलता था, अब चैनल पे मैक्रो डेवलपमेंट, इंटरनेशनल यानी कि फुल ऑन लॉटरी लगने वाली है. सब सारा कंटेंट आपको मिलेगा. देयर विल बी डिफरेंट टीचर. आयुष सर विल बी टीचिंग यू मैक्रो and I think you must have started getting videos from him as well. Microeconomics का जो वीडियो है वो चैनल पे आना शुरू हो गया है. So please go back to the channel after this lecture. Watch out our microeconomics series and let us know in the comment section कि how much do you like the video और किस तरीके का improvement आप चाहते हैं और किस तरीके का content आप चाहते हैं. We are back and we are back with the digital board. That means you will be getting more premium content. And इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे difference equation. देखिए difference equations. देखिए बेटे, मैंने आपको इस चैनल पे या फिर जो हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स पढ़ाई है. अब मैंने जब स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स पढ़ाई है तो मैंने उसमें क्या पढ़ाया है? मैंने उसमें सेट्स पढ़ाए हैं, रिलेशंस पढ़ाए हैं, फंक्शन पढ़ाया है, फंक्शंस के ग्राफिकल फॉर्म पढ़ाई है, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, राइट, मैंने वो भी पढ़ाया है. उसके अलावा मैंने क्या क्या पढ़ाया है बच्चों आपको? मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई है, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला किस तरीके से बनते हैं. देन वी एंटर्ड इनटू कैलकुलस. आई टॉट यू अबाउट लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में मैंने आपको सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव बताया, मोर देन वन वेरिएबल का बताया. अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है डिफरेंस इक्वेशन. तो सबसे पहले जैसे कि हमने इसमें नाम से ही, मैंने कहा नाम में ही सब कुछ रखा है भाई, एवरीथिंग इज इन द नेम. तो जो डिफरेंस है इसका मतलब क्या है? 10 में से 3 गए, 7 बचे. याद है इस सम को क्या बोलते थे बचपन में? इस सम को बोलते थे, सम को बोलते थे डिफरेंस. 4 तरह के फैक्टर पढ़ते थे ना, 4 तरह के अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़ते थे ना. सबसे पहले ऐड करते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे, फिर डिवाइड करते थे. अगर हम डिफरेंस वर्ड का एक्सप्लिसिट मीनिंग की बात करें, अगर एक्सप्लिसिट मीनिंग की बात करें, केवल डिफरेंस वर्ड की और किसी चीज की बात नहीं करनी है, तो इसका क्या मतलब होता है? अलग. यानी कि तुम मुझसे कितने अलग हो, कितना डिफरेंस है, तो दैट इज द डिफरेंस. यानी कि हम इसमें कहीं ना कहीं कुछ सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे. इतना क्लियर हो गया? दैट इज क्लियर. कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नहीं पता है, क्योंकि अभी हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अभी हम केवल वर्ड को समझ रहे हैं. इक्वेशंस आप जानते हैं, समथिंग लाइक दिस, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. दिस इज इक्वेशन. 2x plus 3 is equal to 9. This is also an equation. So something like this would also come. Separately हमने समझ लिया what is difference, what is equations. अब हम समझेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी. जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, डिफरेंस का मतलब क्या मैंने बताया? कुछ तो अलग है, यानी कि कुछ तो चेंज है. अब मैंने आपको पिछले 30-40 लेक्चर्स में चिल्ला के पढ़ाया है कि whenever we want to know the change, we will go to the derivative. Whenever we want to know the change, we will go through the derivative. यानी कि मैंने आपको क्या बताया अपने सारे लेक्चर में कि अगर हमें किसी भी चीज का चेंज चाहिए तो हम डेरिवेटिव कर देते हैं उसका सीधा सीधा. ये हमारी इक्वेशन है. इसको फिर से लिखती हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए. 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये हमारा फंक्शन है. मुझे इसमें से चेंज निकालना है, तो कितनी बार बोला है? dy by dx is equal to 6x plus 4. कर दो, निकल गया चेंज. अब ये किस रेट से चेंज हो रहा है अगर ये भी पता लगाना है तो इसको फिर से डेरिवेट कर दो, is equal to 6, something like this. अब यहाँ पे
ऐसा क्या डिफरेंस है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं डिफरेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ी। जैसे ही आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम सुना आपको पता लगा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है, आप भाग नहीं सकते इस चीज से। आई हैव टॉट यू डिफरेंशियल इक्वेशंस और बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, उसमें ग्रोथ मॉडल्स भी पढ़ाया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस अब आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि हम इस ऐसी क्या चीज है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो चीज कैटर नहीं कर पा रहा है। कुछ तो होगा ना ऐसा, बताइए, सोचिए। अगर सारी चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हो जाती तो हमें डिफरेंस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट अगर हमें डिफरेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ी है तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हमको चाहिए। क्या चाहिए वो अब मैं आपको समझाती हूँ। यहां से शुरू होता है हमारा डिफरेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक ऐसी चीज जो हमें मैथमेटिक्स में जरूरत थी लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैटर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्या बताया था मैंने, y इज इक्वल टू एफ एक्स। डे 1 से पढ़ा रही हूँ, इसी तो मैंने पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा दिया आपको। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट, आजाद पंछी की तरह उड़ता है x हमारा, ठीक है ना, आजाद पंछी की तरह उड़ेगा अब x। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया बेटा। ठीक है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते थे ना, whenever we used to talk about differential equation बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा x था वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल था। लेकिन जब हम डिफरेंस इक्वेशन की बात करते हैं तो जो हमारा x है वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, वो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। समझ में आया डिफरेंस, डिफरेंस समझ में आया डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को ट्रीट करता है, यानी कि जब जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करेंगे। जब जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्क्रीट हो जाएगा तो हम डिफरेंस इक्वेशन की बात करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बच्चों को तो क्या टीचर्स को भी समझ नहीं आता है, और यूट्यूब पे तो बहुत कम वीडियोस मिलेंगी इस चीज की आपको। ठीक है, टीचर्स को समझ नहीं आता तो वो पढ़ाते भी नहीं है, वो ये कह देते हैं कि 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है छोड़ दो, और जहां पे ज्यादा आता है तो ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं लोगों को। लेकिन हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इतना समझ में आया। अब आपका नेक्स्ट और जेन्युइन क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि मैडम वो तो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमने कंटिन्यूअस यूज कर लिया, डिफरेंस इक्वेशन के केस में हमने डिस्क्रीट को यूज कर लिया, बिल्कुल सिंपल। लेकिन आप एक बात तो बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाई थी ना, बहुत तरीके के वेरिएबल पढ़ाए थे उसमें, वहां पे मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, वो मैं आपको अभी से बता देती हूँ। कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है कि लेट्स से हमें 2 से 4 के बीच में कोई चीज निकालनी है, तो 2 से 4 के बीच में जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स है, जितने भी पॉसिबल जितने इंटीजर्स आप सोच सकते हो इनफाइनाइट, वो सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम डिस्क्रीट वेरिएबल पे बाउंड करते हैं कि 2 से 4, तो केवल 2 या केवल 4, इसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जैक्ट यही वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे, इनके बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओनली 2, ओनली 4। जनरली डिस्क्रीट वेरिएबल का यूज कहां पे होता है? जनरली डिस्क्रीट वेरिएबल का यूज कहां पे होता है? डिफरेंस इक्वेशन का सेविंग फंक्शंस होता है हमारा। सेविंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक इंसान है, लेट्स से दिस इज अ मैन, बेचारा कॉमन मैन, दुखी आदमी, ठीक है, दिस इज अ मैन, लेट्स कॉल हिम ए। अब ए बेचारा इतना दुखी है, इतना दुखी क्यों है? क्योंकि हर महीने उसकी सैलरी आती है, लेट्स से ही अर्न्स 70,000 पर मंथ। 70,000 पर मंथ में से उसका सारा खर्चा हो जाता है। बट एक दिन ए की गर्लफ्रेंड ने बोला कि आप सारा पैसा खर्च कर देते हो, बुढ़ापे में क्या करोगे? क्योंकि अब तो पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वॉट एवर वी आर अर्निंग टुडे मंथली, उसका 10% वी आर गोइंग टू सेव फॉर आवर फ्यूचर। सो व्हाट दे डिड देन,
उसके बाद उन्होंने क्या किया, 70,000 का 7,000 दे स्टार्टेड सेविंग। अब सेविंग उन्होंने क्या किया, पर मंथ किया। क्यों किया पर मंथ, क्योंकि सैलरी पर मंथ आ रही है, ठीक है। यानी कि एक पीरियड हमारा क्रिएट हो गया। पीरियड क्रिएट होने का क्या मतलब है, पीरियड क्रिएट होने का मतलब है कि हमने पहले महीने सेव किए, फिर हमने दूसरे महीने सेव किए, फिर हमने तीसरे महीने सेव किए, फिर हमने चौथे महीने सेव किए, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि हमारा एक फ्लो बन गया, एक पीरियड हमारा, एक टाइम पीरियड हमारा जनरेट हो गया कि हम हर मंथ पैसा सेव करेंगे। तो हर मंथ में हम या तो पहला मंथ होगा या दूसरा मंथ होगा, 1.5 महीना तो कुछ नहीं होगा ना। जब हम सेविंग की बात करेंगे, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग की बात करते हैं, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये हैरेटोमर मॉडल की बात है, जब वो पढ़ेंगे तब समझेंगे। बट हम सेविंग इज द फंक्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, ये तो हम पढ़ते हैं ना, एक इनकम को छोटा सा प्रोपोर्शन सेव करते हैं। तो जब जब ऐसी कंडीशन होगी कि हमारा टाइम पीरियड एग्जैक्ट रिपीट होगा, 1 महीना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, हर बार जब ये टाइम पीरियड इंटरवल सेम रहेगा। केस टू केस वेरी करता है, कोई लोग क्वार्टरली सेव कर रहे हैं तो वो क्वार्टरली करेंगे, कुछ लोग एनुअली कर रहे हैं तो एनुअली करेंगे, कुछ लोग मेडिकल प्रीमियम दे रहे हैं तो 1 साल की ये देंगे एक साथ, तो वो टाइम पीरियड मैटर नहीं करता। लेकिन टाइम पीरियड विल बी फिक्स। सेविंग आप या तो हर मंथ करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस आप या तो साल में एक बार लेंगे। आप हर महीने तो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेंगे ना, तो पीरियड फिक्स है कि 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल कराना है। ऐसे सेविंग फिक्स है, आपको पहले महीने में करनी है, फिर दूसरे में, तीसरे में। इसी तरीके से सेविंग फंक्शन के अलावा व्हाट यू हैव टू डू कि कुछ लोग क्वार्टरली सेविंग करते हैं तो उनका टाइम पीरियड क्या है, 3। एवरी क्वार्टर इज देयर टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का डिफरेंस, ठीक है। अब जब हम इन डिफरेंस इक्वेशन को निकालते हैं ना, ये जो हमारा डिफरेंस है दैट इज नोन एज द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। टेक्निकल टर्म है, कभी पूछ नहीं जाएगी, सिर्फ बता दिया है। नाउ सपोज दैट y इज द फंक्शन ऑफ x। सिंपल सी चीज, तो मेरे को निकालना है डिफरेंसेस। तो लेट्स से एक है y0, एक है y1। तो अगर मेरे को y1 पे कितना चेंज हुआ, यानी कि ये तो 0 बेस ईयर ना, जीडीपी वगैरह निकालते हैं सब बेस ईयर पे निकलता है ना, y0, y1, ठीक है। तो मेरे को y1 पे चेंज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, डेल्टा y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y0। बिल्कुल सिंपल सिंपल, धीरे धीरे समझेंगे, बहुत तेज समझा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैं मानती हूँ, बट थोड़े फोकस के साथ अगर आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। अब y1 का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स से मैंने इस साल में कमाए 5,000 रुपए, पूरी साल मैंने मेहनत की, यूट्यूब पे मुझे 5,000 रुपए बेचे, बहुत दुख होता है, ठीक है। अगली साल मैंने लेट्स से कमाए 6,000, और इससे पिछले साल मैंने कमाए 4,000, ठीक है, समझ में आया। तो मैं अगर आज के उसमें पूछूं कि चेंज कितना आया, लेट्स से दिस इज 2023-22, दिस इज 2023, दिस इज 2024, करेक्ट, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं ये बोलूं 2023 में कितना चेंज आया, तो कितना चेंज आया 2023 में, 2022 से कितना चेंज आया है, तो 2023 माइनस 2022, 2023 क्या है 5,000 माइनस 4,000, कितना चेंज आया 1,000। इसी तरीके से 2024 में कितना चेंज आ सकता है, 6,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 1,000। समझ में आया, इतने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो जब हमने एक बार डिफरेंस निकाला तो हमने इसको क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दिया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। क्लियर हुआ। अब यानी कि अगर हमको y एंड में चेंज निकालना है तो इस कंडीशन में हम कैसे चेंज निकालेंगे, y n + 1
माइनस वाई एन। दिस इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था कि पिछले साल से कैसे निकालना है। लेकिन हम फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते हैं, जनरली आगे की बात करते हैं। तो वाई एन का अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वाई एन प्लस वन, यानी कि वाई एन एन लेट्स से यहाँ पे वन है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा टू, यानी कि सेकेंड ईयर में माइनस वन कितना चेंज हुआ, ये सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में कितना चेंज हुआ। इस तरीके से आप इसको एनालॉजी लेके समझ सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें एक बार का अंतर ना निकालना हो तो, जैसे यहाँ पे हमें एक बार का अंतर थोड़ी ना निकालना था, हमको दो बार का अंतर निकालना हो तो क्या, देखिए ये जो मैंने पढ़ाया है ना, इसको आप कॉन्सेप्ट में समझ लीजिएगा, ये एनालॉजी है, कॉन्सेप्ट वहां है। अगर मेरे को इस तरीके से निकालना है डेल्टा वाई एन, यानी कि मेरे को एक बार नहीं दो बार का चेंज देखना है, तो मैं दो बार का चेंज कैसे देखूंगी, तो सबसे पहले तो मैं डेल्टा वाई एन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो डेल्टा वाई एन क्या है बेटा, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, वाई वन की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें डेल्टा यानी कि इस ओवरऑल में कितना चेंज आया होगा हमको वो भी देखना है। अब यहाँ पे वाई एन है, यहाँ पे हमने वाई एन प्लस वन लिया है, अगर हमें इसका चेंज निकालना है, यानी कि अगर हमको वाई एन प्लस वन का चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो उससे एक फॉरवर्ड लेके उसमें से डिफरेंस कर देते हैं। फॉरवर्ड का मतलब क्या था, यानी कि हम एक आगे का मान के डिफरेंस निकाल देंगे। 5000 में से अब जब हमें डिफरेंस निकालना था तो हमने क्या किया था, आगे का मान के डिफरेंस निकाल दिया था। तो वाई एन प्लस वन में हम क्या करेंगे, वाई एन प्लस टू, एक आगे का फॉरवर्ड यानी कि आगे, माइनस वाई एन प्लस वन। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका चेंज। ठीक है, माइनस दिस, तो चेंज निकालिए, वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। कर दीजिए सोल्व, समझ में आया ना, वाई एन कैसे निकल के आया, फॉरवर्ड डिफरेंस है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस होता पीछे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में हमेशा आगे की तरफ पढ़ना है। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, दिस इज दैट। कैसे निकाला, वाई एन पे चेंज निकालना है तो एक फॉरवर्ड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वाई एन प्लस टू पे चेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे, वाई एन प्लस वन पे चेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे, वाई एन प्लस टू पे फॉरवर्ड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन माइनस माइनस प्लस का वाई एन। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा, वाई एन प्लस टू माइनस माइनस प्लस माइनस टू एन प्लस वन प्लस वाई वन। दिस इज आवर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड फॉरवर्ड इक्वेशन। अब यहीं से ही ना एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था, यानी कि जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव होते थे। तो डिफरेंस इक्वेशन में हमको कैसे पढ़ना है, ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जितनी बार डिफरेंस निकाला जाए। ठीक है, यानी कि अगर हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड है, यानी कि अगर हमने एक बार डिफरेंस निकाला है तो वो क्या होगा, फर्स्ट फॉरवर्ड का ऑर्डर 1। इसी तरीके से हमारा सेकंड फॉरवर्ड का ऑर्डर क्या होगा, सेकंड फॉरवर्ड का ऑर्डर हमारा होगा 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हमें निकालना है टाइम पाथ ऑफ ए वेरिएबल। हम क्या निकालते हैं, जैसे कि मैंने बताया हम जनरली टाइम पाथ निकालते हैं। टाइम पाथ हम कैसे निकालते हैं बेटा, टाइम पाथ हम निकालते हैं इस तरीके से कि अगर हमने पूरी साल सेविंग की, 10 साल तक सेविंग की, तो हमें कितना पैसा मिल जाएगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था। या हमने अगर LIC कराई या कोई भी और इंश्योरेंस कराया तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ग्रेचुइटी का क्या बेनिफिट मिलेगा। तो टू फाइंड द टाइम पाथ ऑफ वेरिएबल, हम जो इसका n, हमने यहाँ पे n लिया था ना, देखिए यहाँ पे जितना भी n हमने लिया था इसको हम रिप्लेस कर देंगे t से।
केवल डिनोट करने का डिफरेंस है, केवल और केवल डिनोट करने का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने n से किया है, अब हम किससे डिनोट करेंगे, अब हम करेंगे t से डिनोट। क्यों? क्योंकि हमको टाइम पाथ निकालना है वेरिएबल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा yt इज इक्वल टू yt प्लस 1 माइनस yt। अब हम थोड़े से और हायर लेवल के कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा डेल्टा yt इज इक्वल टू 16। क्या मतलब है इसका, डिफरेंस इक्वेशन है। डेल्टा yt को मैं कैसे लिख सकती हूँ, yt प्लस 1 माइनस yt इज इक्वल टू 16, इस तरीके से लिख सकती हूँ। yt प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस yt, ये क्या हो गई हमारा डिफरेंस इक्वेशन। अभी कुछ समझाऊंगी, ठीक है। एक मान लीजिए डेल्टा yt इज इक्वल टू माइनस 0.3 yt, ये क्या हो गया yt बेटा, yt प्लस 1 माइनस yt इज इक्वल टू माइनस 0.3 yt, yt प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.3 yt, ये वाली टर्म इधर जाएगी प्लस yt, ठीक है। yt प्लस 1 इज इक्वल टू 0.7 yt, ये दो हो गई डिफरेंस इक्वेशन। एक डिफरेंस इक्वेशन ये हो गई, एक डिफरेंस इक्वेशन ये हो गई। लेकिन इससे मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ, इन दो चीजों से मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जो कोई भी डिफरेंस इक्वेशन है दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ 3 वेरिएबल्स। इसमें क्या होंगे हमारे, किसी भी डिफरेंस इक्वेशन में हमारे क्या होंगे, 3 वेरिएबल होंगे। यानी कि सबसे पहला वेरिएबल क्या होगा, सबसे पहला वेरिएबल उसमें हमारा होगा बेटा, सबसे पहला वेरिएबल उसमें हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर क्या होगा उसमें सक्सेसिव डिफरेंस होगा उसमें वेरिएबल्स का, सक्सेसिव डिफरेंसेस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है बेटा। 3 वेरिएबल नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं 3 कंपोनेंट। तो ये 3 कंपोनेंट मिलके डिफरेंस इक्वेशन बनाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब डिफरेंस वेरिएबल्स में सक्सेसिव डिफरेंस में क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स, ये भी क्या है, डिफरेंसेस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, अगर कांस्टेंट टर्म, यानी कि ऐसी टर्म जिसमें जिसमें y नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अगर वो टर्म 0 है तो क्या है हमारी होमोजेनियस इक्वेशन, और अगर वो कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट है, 2 है, 5 है, 15 है, 1000 है, कुछ भी है, अगर वो नॉन जीरो है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन होमोजेनियस। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा तेज इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट्स डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप पढ़ चुके हैं मुझसे, ठीक है। अब हमें देखना है सॉल्यूशंस, डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे बेटा। तो सॉल्यूशंस हमारा निकलेगा रिलेशन बिटवीन, किस किस में रिलेशन निकलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, दैट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वो एक जो आपकी इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा।
सोल्यूशन की कुछ चीजें ध्यान रखने वाली क्या है कि अगर आपका ऑर्डर n है तो मैक्सिमम सोल्यूशन भी कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं। पहली चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है। और दूसरा लेट्स से y स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, उसके अलावा वाई टी इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो गई हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड को हम बोलते हैं इटीरिएटिव मेथड, दूसरे मेथड को हम बोलते हैं जनरल मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इटीरिएटिव मेथड। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। इटीरेटिव मेथड में लेट्स से डेल्टा वाई टी इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले भी किया है वाई टी प्लस 1 माइनस वाई टी इज इक्वल टू 4, वाई टी प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई टी। अब हम क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू रखेंगे, t इज इक्वल टू 0। अगर हमने t की वैल्यू 0 रख दी तो क्या हो गया, y0 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस y0, तो क्या हो गया y1 इज इक्वल टू 4 प्लस y0। t की वैल्यू क्या रखते हैं, t की वैल्यू अब हम रखते हैं 1। t की वैल्यू हमको 1 रखनी है, t की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर t की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आता है, y t 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस y1, y1 प्लस 1 y2 इज इक्वल टू 4 प्लस y1। y1 में क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, y2 इज इक्वल टू 4 प्लस y0 क्या है, 4 प्लस 4 प्लस y0। ठीक है, तो y2 हमारा क्या हो गया, y0 प्लस 4 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 4। अब हम t की वैल्यू क्या लिखते हैं, अब हम t की वैल्यू लिखते हैं 2। इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 रखी है, तो y2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस y2, तो y2 प्लस 1 क्या हो गया, y3 इज इक्वल टू 4 प्लस y2। y2 में हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, रखिए इस वैल्यू को, y3 इज इक्वल टू 4 प्लस y2, y0 प्लस 2 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, y3 इज इक्वल टू 4 प्लस y0, देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैं एक साथ 3 4 लिख देती हूँ, 3 4 प्लस y0। तो अगर आप इसका पैटर्न चेक करने की कोशिश करेंगे तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है कि yt इज इक्वल टू y0 हर किसी में कॉमन आ रहा है प्लस 4t। ये हमारी जनरल इक्वेशन बन रही है। जनरल इक्वेशन कैसे बन रही है ये, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस कैसे है कि अगर हम yt की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें एक इनिशियल y0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ में वो टाइम से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, लेट्स से अब हम ये मानते हैं कि हमको y2 की वैल्यू 20 गिवन है, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, yt इज इक्वल टू 20 प्लस 4t। दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। तो ये हमारी सोल्यूशन इक्वेशन बन के आ गई है, यानी कि ये हमें कोई भी वैल्यू देगी, y की हमें कोई भी वैल्यू बता देगी अगर हमें t की वैल्यू पता होगी तो। ये है इटीरिएटिव मेथड। इस मेथड का हम बहुत पहले यूज करते थे जब तक जनरल मेथड डेवलप नहीं हुआ था। इस मेथड में दिक्कत ये है कि इसको हम ज्यादा लंबे टाइम तक सॉल्व नहीं कर सकते, ज्यादा लंबे टाइम तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन हम इससे नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने सिर्फ बता दिया है, समझा दिया है कि इटरेटिव मेथड क्या होता है। बात हम मैक्सिमम करेंगे जनरल मेथड की। लेट्स से हमारी जो इक्वेशन है y t प्लस 1 प्लस a नोट y1 इज इक्वल टू a, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। दिस इज अ डिफरेंस इक्वेशन। ये जनरल फॉर्मेट है, कैसे निकल के आई है इस लेक्चर में ही पहले बताया है, ठीक है। इसमें a नोट और a हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जनरल मेथड के क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या होता है, जनरल मेथड का पहला कंपोनेंट होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। बिल्कुल जिस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी ना, उसी तरीके से करनी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y t प्लस 2 प्लस a 1 y t प्लस 1 प्लस a 2 y 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। और दूसरी बात क्या है, ये सारी की सारी इक्वेशंस क्या है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। ये सारी की सारी इक्वेशंस लीनियर है। लीनियर से क्या मतलब है बेटा, लीनियर से मतलब है सिंपल कि इनकी जो पावर है मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। लीनियर होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम बताते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार ना ये बेसिक चीजें भी ना बच्चे समझते नहीं है, फिर वो कहते हैं मैम आपने तो पढ़ाया ही नहीं कि लीनियर इक्वेशन है। कॉमन सेंस वाली बात है, किसी की भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है तो लीनियर इक्वेशन ही होगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें स्टेप 1 क्या करना है, इस स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये जो y t प्लस 2 है इसको रिप्लेस करना है b स्क्वायर से, y t प्लस 1 को रिप्लेस करना है b से, और y t को रिप्लेस करना है 1 से। रिप्लेस कीजिए, स्टेप 1 में रिप्लेस किया तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, b स्क्वायर प्लस ये टर्म क्या बन गई, a1b प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, सबसे पहले बेटा हमको निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब स्टेप 2 में हमको क्या करना है बच्चा, स्टेप 2 में हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसकी रूट्स निकलेंगी, और जब इसकी रूट्स निकलेंगी यानी कि जो भी इक्वेशन बन के आएगी उसके रूट्स निकलेंगे, यानी कि उसका जो सोल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। बेटा क्या बोलेंगे उसको हम, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे रूट्स किस हिसाब से निकल के आते हैं, रूट्स की कंडीशंस क्या है, किस तरीके के रूट्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हमारा आगे के प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। रूट्स में हमारी क्या होगी, 3 तरीके की कंडीशंस बेटा आ सकती हैं, यानी कि रूट्स क्या होते हैं हमारे 3 तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा रूट है वो आ सकता है केस 1। केस 1 क्या है हमारा, जो हमारे रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट है, ठीक है, यानी कि रियल है, कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, और अलग अलग है, यानी कि m1 एंड m2। उस केस में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हमारा उसमें जनरल सोल्यूशन होगा। व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन, y इज इक्वल टू a1 b1 की पावर t प्लस a2 b2 की पावर t, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर सोल्यूशन। केस 2, व्हाट इज आवर केस 2 बेटा, केस 2 में हमारे क्या आएगा, रियल रूट होंगे बट रिपीटेड भी होंगे, यानी कि रूट तो हमारा रियल होगा, उसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, लेकिन एक ही रूट क्या होगा हमारा, रिपीट हो जाएगा। और जब हमारा एक ही रूट रिपीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, m1 और m2 दोनों रिपीट होके क्या हो जाएंगे, m, ठीक है। अब हमारे ये रिपीट हो गए तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बना बेटा, इसका हमारा जनरल सोल्यूशन बना y इज इक्वल टू a1 प्लस t a2 b की पावर t। अब यहाँ पे b1 लिखो b2 लिखो, बात सेम ही है। केस 3 में हमारा क्या है, हमारा रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है और डिस्टिंक्ट है। रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट है, यानी
कि बीटा वन हमारा क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, बीटा B2 क्या है हमारा, अल्फा माइनस आई बीटा। इस केस में हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन इन दिस केस वुड बी y इज इक्वल टू a1 अल्फा प्लस आई बीटा की पावर t प्लस a2 अल्फा माइनस आई बीटा की पावर t। r इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, C1 की वैल्यू C1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, C2 इज इक्वल टू I A1 माइनस A2। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू C1, y इज इक्वल टू r की पावर t इंटू C1 cos थीटा 1t प्लस C2 sin थीटा 1t। ये थीटा जो है ना, एंगल जो है वो सेम रहेगा, तो इसमें थीटा 1 लिखो, थीटा केवल थीटा लिख दो, इट विल बी द सेम थिंग। तो थीटा लिख सकते हैं, थीटा 1 से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। कुछ बुक में थीटा से डिनोट करते हैं, कुछ में थीटा 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हमने सबसे पहले बताया था कि पहले हमें वैल्यूज को रिप्लेस करके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी होती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे रूट्स निकल के आते हैं, और जो हमारे रूट्स हैं उनकी 3 कंडीशंस होती हैं, और इन 3 कंडीशंस के हिसाब से हम उसमें जनरल सॉल्यूशन फिट कर देते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्यूशन 2 पार्ट का होता है, पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री। तो अभी हम ये देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे। और अब किसी बच्चे का ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो रूट्स कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट हैं, ये तो आपने मान लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रूट्स जो हो हमारे वो कॉम्प्लेक्स भी हो और वो रिपीटेटिव भी हो। पॉसिबल है या नहीं? मैं कहूंगी बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव दोनों रूट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव रूट्स चाहिए बेटा, तो उस केस में हमारी पावर एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। लेकिन हम किस क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस के साथ, इसीलिए हम इस केस को ही रूल आउट कर देते हैं। ठीक है, एक एक केस का एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल 1, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। yt प्लस yt प्लस 2 माइनस 4yt, yt प्लस 2 माइनस 4yt इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 क्या था बच्चे? yt प्लस 2 को किससे रिप्लेस करना होता था? b स्क्वायर से। yt को किससे रिप्लेस करना होता था? 1 से। माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 में जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालिए। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कैसे निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 आया माइनस 4 आया, यानी कि कौन सी कंडीशन हुई? कंडीशन हुई केस 1। केस 1 क्या है आपका? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के केस में मैंने सॉल्यूशन क्या बताया था बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के केस में मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, दिया रहा आपका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a1 b1t प्लस a2 b2 की पावर t। b1 b2 क्या आया है हमारा? प्लस 2 माइनस 2। लगाइए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, y इज इक्वल टू a1, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2। ठीक है, अंडर रूट 4 हो जाएगा ना, b इज इक्वल टू अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 2, तो y इज इक्वल टू a1 b1 की पावर t प्लस a2 b2 की पावर t। वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इज इक्वल टू a1 b1 की वैल्यू क्या आई है? प्लस 2 की पावर 2 प्लस a2 b2 की वैल्यू माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन था। सेकेंड एग्जाम्पल इज yt प्लस 2 प्लस 10 yt प्लस 1
plus 25yt is equal to 0. This is our second equation. Second equation है t plus 2 को किससे रिप्लेस करना होता था स्टेप 1 में b स्क्वायर को, yt plus 1 को किससे रिप्लेस करना होता था b से, yt को किससे रिप्लेस करना होता था 1 से. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई. क्या इक्वेशन बन गया? ये b स्क्वायर प्लस 10b प्लस 25 इज इक्वल टू 0. स्टेप 2 पर पहुंचिए. स्टेप 2 पर पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? b स्क्वायर रूट करेंगे, फैक्टर निकालेंगे. 5b 5 5 25 5 5 10 प्लस 5b प्लस 25 इज इक्वल टू 0. b प्लस 5 प्लस b 5b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई बेटा -5, यानी कि रियल तो है बट रिपीटेड है. रियल एंड रिपीटेड. रियल एंड रिपीटेड के केस में क्या फॉर्मूला था? रियल एंड रिपीटेड के केस में फॉर्मूला था ये वाला. तो लगा दीजिए अब इस फॉर्मूले को. a1 प्लस ta2 b की पावर t. लगाइए फॉर्मूले को. a1 प्लस ta2 b की पावर t. y इज इक्वल टू a1 प्लस ta2 b क्या है? -5 की पावर t. केस 3 या फिर एग्जाम्पल 3 भी कह सकते हैं इसको. एग्जाम्पल 3 हमारा क्या है? y t प्लस 2 -4yt प्लस 1 प्लस 13yt इज इक्वल टू 0. yt स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? b स्क्वायर. yt प्लस 1 को b से प्लस 13yt को 1 से. b स्क्वायर -4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0. स्टेप 1 आ गया. स्टेप 2 में क्या करना है? इसके रूट्स निकालने हैं. b स्क्वायर -4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0 के रूट्स निकालने हैं. इसके रूट्स अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो मैं कराती आ रही हूँ, d इज इक्वल टू √b स्क्वायर -4ac. ठीक है, b क्या है इसमें? -4 -4 स्क्वायर -4a क्या है? 1 इंटू 13 इज इक्वल टू -4 स्क्वायर क्या हो गया? 60 -13 चौका. तो हमारा d क्या आ गया? √36. वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं बेटा? वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है -b प्लस -d अपॉन 2a. ठीक है, तो -b इसमें क्या है? ये है, तो माइनस प्लस 4. एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैं b और d लिख रही हूँ ना, ये इसके हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. बहुत डिटेल में d फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला कराया हुआ है, कई बार पहले करा चुकी हूँ, इसीलिए इतना जल्दी जल्दी करा रही हूँ. तो आप उन वीडियोस को रेफर कर लीजिएगा. ठीक है, प्लस 4 यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 36 अपॉन 2a. a क्या है? 1. तो क्या आ गया? 1 प्लस 4 प्लस -36 को क्या लिख सकते हैं? 6i. आयोटा क्या है? माइनस की चीज को वो कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि -36 इंटू आयोटा. ये क्या हो गया हमारा? 6 आयोटा. ठीक है, तो नीचे 2 क्या आ गया? 4 प्लस 6i अपॉन 2. एक हो गया 4 माइनस 6i अपॉन 2. 2 कॉमन ले लेंगे. 2 अंदर क्या बचा? 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 2. इससे ये कैंसिल हो गया. अंदर इसमें क्या बचा? 2 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 2. इससे ये कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 2 रूट आ गए. ठीक है, 2 रूट हमारे पास कैसे आ गए? 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i. ठीक है, अब हम जाते हैं अपने सोल्यूशन वाले पे. ठीक है, सोल्यूशन क्या था हमारा? मैंने क्या बताया था कि जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि बीटा 1 किस फॉर्म में होगा? अल्फा प्लस आई बीटा. बीटा 2 किस फॉर्म में होगा? अल्फा माइनस आई बीटा. ठीक है, यानी कि ये किस फॉर्म में है? अल्फा प्लस आई बीटा. ये किस फॉर्म में है? अल्फा माइनस आई बीटा. यानी कि अल्फा क्या है हमारा? 2, बीटा क्या है हमारा? 3.
अल्फा 2 हो गया, बीटा 3 हो गया। अब हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। इसका सॉल्यूशन क्या था, ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, आर की पावर टी c1 cos थीटा टी प्लस c2 sin थीटा टी। तो y इज इक्वल टू आर की पावर टी c1 cos थीटा टी प्लस c2 sin थीटा टी। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आर क्या है हमारा, रूट 13 की पावर टी c1 cos थीटा टी प्लस c2 sin थीटा टी। और ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा की क्या वैल्यू है हमारी, 3/2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाले जाते हैं, और जो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है, जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं उन सॉल्यूशंस का हमने फॉर्मूलेस में देखी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज के बाद वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है वो कैसे निकाले जाते हैं, डिफरेंस इक्वेशन का आधा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो हमने सीख लिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखेंगे और इकोनॉमिक एप्लीकेशन सीखेंगे। मैंने कहा तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए जनरली टीचर छुड़वा भी सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड check out our core courses. Thank you so much.